सविता मैम स्टार्ट कर दीजिए। वी आर ऑन लाइव। ओके मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं मिसेस सविता रानी वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर कोलंबिया कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़ से आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सभी एक बार फिर से ऑनलाइन मोड पर लेक्चर सीरीज के लिए उपस्थित हुए हैं। आज के 5वें दिन के कार्यक्रम में उपस्थित रॉयल कॉलेज की प्रिंसिपल रिस्पेक्टेड डॉक्टर अनुराधा शुक्ला मैम, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर यामिनी साहू मैम, कोलंबिया कॉलेज के प्रिंसिपल रिस्पेक्टेड डॉक्टर अरुण कुमार दुबे सर, वाइस प्रिंसिपल रिस्पेक्टेड डॉक्टर आभा दुबे मैम, आज की हमारी स्पीकर रिस्पेक्टेड डॉक्टर संध्या मैम, साथ ही उपस्थित ऑल रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में स्वागत और अभिनंदन है। आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हुए आज के इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज के 5वें दिन के एक्सपर्ट रिस्पेक्टेड डॉक्टर संध्या मैम हमारे बीच उपस्थित हैं। आज का हमारा टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट वर्क इन टीचिंग पर बेस्ड है। प्रोजेक्ट वर्क से संबंधित महत्वपूर्ण नॉलेज आज हम सभी को मिलेगा और हम सभी आशा करते लाभान्वित होंगे। अतः मैं मैम का स्वागत करती हूँ और उनको लेक्चर के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। प्लीज मैम। थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून कोलंबिया कॉलेज के प्रिंसिपल सर दुबे सर, प्रिंसिपल डॉक्टर अनुराधा शुक्ला मैम, रॉयल कॉलेज प्रिंसिपल एवं सभी मेरे प्राध्यापक गण एवं सभी समस्त प्रशिक्षणार्थी। आज के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में मैं आज का अगली कड़ी में मेरा आज का टॉपिक है शिक्षण में प्रोजेक्ट कार्य या परियोजना कार्य का क्या इम्पोर्टेंस है ना। तो आज के इस प्रोजेक्ट एक्चुअली यस मैम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है परियोजना कार्य, या इसको हम इंग्लिश में देखें तो प्रोजेक्ट वर्क। आज के समय में प्रोजेक्ट वर्क जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि बच्चों को सिर्फ हम यदि सैद्धांतिक तरीके से ही पढ़ाई कराएं तो वो उतनी ज्यादा सफल नहीं होगी। इसके लिए हमें उन्हें कुछ न कुछ जैसे परियोजना या प्रोजेक्ट के रूप में यदि कार्य करवा कर यानी करके सीखने पर ज्यादा बल दिया जाए तो आज के शिक्षण पद्धति के लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। परियोजना का अर्थ, यदि हम परियोजना के बारे में देखें तो परियोजना वास्तव में किसी चीज को बनाने या करने या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रकार से तैयार की हुई विधि होती है, या यह भी कह सकते हैं कि नियमित एवं व्यवस्थित रूप से भी स्थिर किया गया विचार या स्वरूप जो होता है वो एक परियोजना ही होती है। अर्थात परियोजना एक विधि के रूप में भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात इस विधि का प्रयोग जो है परियोजना का, इसका सबसे पहले जो कहेंगे हम, इसका प्रतिपादन जो है या इसके प्रवर्तक के रूप में हम जॉन डीवी को जानते हैं, या उनके जो शिष्य थे किलपैट्रिक, इनको भी माना जाता है। परियोजना के इंट्रोडक्शन के रूप में मैं कहूंगी कि परियोजना को सामान्य तौर पर हम उन समूहों में विकसित करते हैं जहां छात्र विभिन्न चीजों को सीख सकते हैं, जैसे कि एक साथ काम करना, किसी समस्या का समाधान करना, या किसी भी प्रकार का निर्णय लेना, या अन्य किसी प्रकार की गतिविधियों की यदि जांच करना है तो उसके लिए प्रोजेक्ट कार्य महत्वपूर्ण होता है। प्रोजेक्ट कार्य को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस कार्य के माध्यम से हम किसी भी वर्ग को
सीखते हैं और सीखने के बाद जो चीज करते हैं वो ज्यादा स्थायी मानी जाती है। यानी हमारे दिमाग में जो है वो चीज हमेशा के लिए स्थायी हो जाती है और बच्चे भी इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। प्रोजेक्ट आधारित एक शिक्षण पद्धति के रूप में भी अपनाई जाती है, जिसमें छात्र एक प्रामाणिक, आकर्षक और जटिल प्रश्न जो होता है या किसी भी प्रकार की समस्या हो या कोई चुनौती हो, उसकी जांच करके ज्ञान या कौशल को हासिल कर सकते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो परियोजना कार्य जो होता है वो स्व अधिगम के रूप में भी महत्वपूर्ण माना गया है। यदि हम इसके इसके मीनिंग के रूप में या अर्थ के रूप में देखते हैं तो परियोजना उन कार्यों की एक श्रृंखला है जिन्हें एक विशिष्ट परिणाम तक पहुंचने के लिए पूरा करने की आवश्यकता होती है। कुछ विद्वानों ने इसको परिभाषित भी किया है, जैसे किलपैट्रिक महोदय हैं, इनके अनुसार इन्होंने कहा है कि योजना सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है। या एक J.A. स्टीफेंसन ने इसको डिफाइन किया है कि योजना कार्य किसी भी समस्या को हल करने के लिए किए जाने वाले कार्य है जो कि स्वाभाविक परिस्थितियों में पूरा किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि परियोजना के लिए या हम कभी कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हैं उसके लिए बेसिक जो होते हैं एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परियोजना शुरू करने के पहले हमारे बेसिक तत्व क्या है कि जो योजना होती है वो प्रत्येक योजना के पीछे कोई हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए, अर्थात कोई ना कोई एक प्रयोजन होना चाहिए, क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य जो है सफल नहीं होता, है ना। तो हर काम जब हम करते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई ना कोई इंटेंशन या उद्देश्य अवश्य होता है। इसी प्रकार परियोजना जब हम किसी समस्या को लेकर या कोई चुनौती को लेकर करने जा रहे हैं तो वो भी हमारा एक उद्देश्य है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं। इसके बाद दूसरा होता है कि योजना रुचिपूर्ण होनी चाहिए। जब भी हम किसी प्रोजेक्ट या परियोजना को तैयार करने जा रहे हैं तो वो एक उसके अंदर एक इंटरेस्ट आना चाहिए। जब तक हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, रुचि हमारी नहीं होगी, वो कार्य कभी भी सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं होगा। इसके अलावा परियोजना या योजना जो होती है, योजना की क्रिया सामाजिक वातावरण में ही की जा सकती है। हम जब भी कोई प्रोजेक्ट वर्क करते हैं तो सामाजिक परिस्थितियों में ही कर सकते हैं। कोई ऐसी जगह पर नहीं कर सकते हैं जहां पर हमें किसी का सहयोग ना मिले, है ना। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हमें परियोजना को पूर्ण करने में अनेक लोगों की सहायता चाहिए होती है। इसके अलावा परियोजना कार्य एक जो है समस्या मूलक है और जब भी हम कोई परियोजना को शुरू करते हैं तो उसको आरंभ से लेकर अंत तक पूर्ण करना आवश्यक होता है, नहीं तो हमें उसमें सफलता नहीं मिलती है। इसके अलावा समस्या योजना जो होती है समस्या मूलक होती है, जिसे हम सिर्फ स्वाभाविक परिस्थितियों में ही पूरा कर सकते हैं। आगे इसके बाद हम देखते हैं कि परियोजनाएं जो होती है, प्रोजेक्ट हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, है ना। इसके अलग अलग टाइप्स दिए हुए हैं। जैसे पहला है इसका रचनात्मक योजना, कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट। इस प्रकार की योजना का निर्माण हम बच्चों या छात्रों के बीच में कक्षा में करा सकते हैं। जैसे किसी भी प्रकार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम रचनात्मक क्षमता का उनके अंदर विकास करने के लिए इस प्रकार की योजना तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर हम छात्रों के द्वारा विभिन्न प्रकार के, यदि छोटी कक्षा के छात्र हैं तो विभिन्न प्रकार के कुछ कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट कार्य के रूप में हम दे सकते हैं। जैसे बच्चों से यदि छोटी क्लास के हैं तो नाव बनाना है, पत्र लिखना है, या किसी प्रकार की पेंटिंग से संबंधित कार्य करवा सकते हैं, या छोटी छोटी उपलब्ध संसाधनों के आधार पर मूर्ति वगैरह बनवा सकते हैं, है ना। फिर इसके अलावा एक और समस्यात्मक योजना होती है। समस्यात्मक योजना ये योजना इस प्रकार की होती है कि इसमें छात्रों को किसी भी प्रकार के बौद्धिक जो है प्रश्न या समस्याएं दी जाती है और उन समस्याओं को वो अपने तरीके से सुलझाने के लिए या
को पूरा करने के लिए कहा जाता है। या किसी प्रकार के हम गणित से संबंधित उनको सवाल दे सकते हैं, या किसी प्रकार के क्वेश्चन या और कुछ निबंध वगैरह लिखने के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा एक और टाइप से हो सकता है इसका रसस्वादन योजना, अर्थात इस प्रकार की प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम जो है बच्चों को विभिन्न भाषाओं से संबंधित, जैसे कविता याद करना है, गीत लिखना है या गीत याद करना है, इस प्रकार के प्रोजेक्ट के रूप में, या स्वरचित कविताएं है ना, या अपने विचारों को लिखना, ये प्रकार की प्रोजेक्ट के रूप में बनवा सकते हैं। इसके अलावा एक होती है अभ्यास योजना। प्रैक्टिस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम बच्चों से कुछ इस तरह का करवा सकते हैं जिसके द्वारा वो अभ्यास करके उस चीज को सीखे या अनुभव करें। जैसे कि उदाहरण के लिए अभी हम देखते हैं कि जब हम बच्चों को टीचिंग के लिए भेजते हैं तो सबसे पहले हम उनका अभ्यास कराते हैं, है ना। हमारे कॉलेज में माइक्रो टीचिंग का अभ्यास करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का हमारा योजना है बच्चों को सिखाने का, और अभ्यास के माध्यम से ये कौशलों का जो है विकास करते हैं। इसके अलावा एक और योजना होती है प्रयोगशाला कार्य। प्रयोगशाला कार्य के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के कार्य तो करवा सकते हैं। ये कार्य अधिकतर विज्ञान की जो है प्रयोगशाला में किया जाता है। जैसे आप देखेंगे रसायन शास्त्र से संबंधित कार्य हो सकते हैं, जीव विज्ञान से संबंधित है, या भूगोल की जो है कक्षाओं में या लेबोरेटरी में हम इस प्रकार के कार्य करवा सकते हैं। बच्चों को जो है देख या उस प्रकार की जो है वर्क करने के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा एक और होती है क्षेत्र कार्य, फील्ड वर्क। इस प्रकार के भी प्रोजेक्ट वर्क बच्चों के द्वारा हम करवा सकते हैं, और इसमें जो है छात्र किसी प्रयोगशाला में बैठकर काम नहीं करते, बल्कि फील्ड में या समाज की वास्तविक परिस्थितियों में जाकर अनुभव एकत्रित करते हैं, और इस प्रकार जो है वो अपने ज्ञान और कौशल का विकास करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि हमें समाज से संबंधित कोई समस्याओं को लेना है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, या सामाजिक असमानता है, महिलाओं की जो स्थिति के कारणों को जानना है, या कोई बेरोजगारी की समस्या है, तो इस तरह की यदि कोई समस्या के बारे में हमें जानकारी लेना है तो हम इस प्रकार की योजना तैयार कर सकते हैं। फिर इसके अलावा एक होती है पुस्तक आधारित कार्य। टेक्स्ट बुक बेस्ड वर्क के माध्यम से भी हम योजना तैयार कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत जो है छात्रों को कुछ पुस्तकें प्रदान की जाती हैं, और छात्र जो होते हैं विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करने के बाद जो है अपनी रिपोर्ट या प्रतिवेदन तैयार करते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की जो है परियोजनाएं होती हैं जिनके माध्यम से हम बच्चों को बहुत सारे प्रोजेक्ट कार्य करवा सकते हैं। आगे देखेंगे हम कि परियोजना जब कार्य करते हैं तो वो हर कार्य जो है कि एक उसकी नियमित प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है। तो हमारी परियोजना कार्य की जो प्रोसेस चलती है तो वो भी एक नियमित रूप से ही चलती है, तभी जो है हमें उसमें सफलता मिलती है। जैसे परियोजना प्रक्रिया में सबसे पहले जो स्टेप आता है वो है परिस्थितियां उत्पन्न करना, है ना, क्रिएटिंग द सिचुएशन। तो यदि हमें किसी भी योजना को प्रारंभ करना है तो सबसे पहले हमें उस प्रकार की परिस्थिति को क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। परिस्थिति यानी किस प्रकार की आपके पास समस्या है, उस समस्या को हमें पहले खोजना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर हम जो है प्रोजेक्ट या जो है परियोजना को तैयार करते हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है परिस्थितियां उत्पन्न करने के बाद योजना का चुनाव। क्योंकि समस्याएं बहुत सारी होती, चुनौतियां बहुत सारी होती हैं, लेकिन हमें किस पर जो है फोकस करना है, कौन सी समस्या को लेकर कार्य करना है, तो हम सबसे दूसरे स्तर पर जाएंगे तो समस्या का पहले चुनाव करेंगे। इसके बाद में तीसरी स्टेप जो आती है वो है योजना का कार्यक्रम बनाना। जब हम जो है समस्या का चुनाव कर लेते हैं तो उसको किस तरह से क्रियान्वित करेंगे उसको हम देखते हैं, और कार्यक्रम तैयार करते हैं कि किसके बाद क्या क्या है, उसमें क्या क्या चीज लगेगी, है ना, कौन कौन से संसाधनों की आवश्यकता होगी, है ना, कौन सा फील्ड चुनेंगे, जो भी चीजें वो सारे कार्यक्रम हम तैयार करते हैं। इसके बाद आता है कार्यक्रम क्रियान्वित करना। जब हम सारे कार्यक्रम को पेपर पर तैयार कर वर्क कर लेते हैं तो पेपर वर्क के बाद हम उसको जो है फॉलो करते हैं और क्रियान्वित करते हैं, उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर कि उस समस्या अभी मिलते जाओ, कोई जगह रखना है मेरे को।
हमें दिखाई देती है। इसके बाद है अगला स्टेप आता है योजना का मूल्यांकन करना। जब हम उस पर कार्य कर चुके होते हैं तो हमें उसका इवोल्यूशन करना रहता है उस प्रोजेक्ट के, हमने जो कार्य किया है वो किस तरह का है, उसमें क्या कमी रह गई है, या जो हमने सोचे थे उस तरह का पूरा कार्य वो हुआ है कि नहीं। इसके बाद में योजना का जो है हमें लेखा रखना पड़ता है, अर्थात हमारी योजना पूरी होती है तो हमें उसका रिकॉर्ड तैयार करना पड़ता है। तो इन सारे ही जो है स्टेप को पूरा करने के बाद ही हमारी परियोजना की प्रोसेस पूरी होती है। नेक्स्ट में हम देखेंगे आगे की परियोजना या जो प्रोजेक्ट वर्क होता है हम क्यों करते हैं, इसका कोई इम्पोर्टेंस है या नहीं। तो परियोजना का बहुत ज्यादा हमारे शिक्षण में भी महत्व है। वैसे तो देखा जाए तो हमारे हर क्षेत्र में जो है किसी न किसी रूप में परियोजना महत्वपूर्ण होती है, लेकिन हमारे शिक्षण कार्य में भी परियोजना का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। परियोजना कार्य का सबसे पहला जो महत्वपूर्ण स्थान है वो है संज्ञान में सुधार करना। संज्ञान अर्थात जब भी हम कोई परियोजना तैयार करते हैं तो उससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। ज्ञान में वृद्धि होती है, विचार, तर्क, ये सारी चीजें हमारी जो है क्लियर होती है। उसके बाद में दूसरा आता है व्यवहारिक अनुभव दिखता है। परियोजना कार्य ऐसा होता है क्योंकि हम वास्तविक परिस्थितियों में वो कार्य करते हैं, अपना जो है प्रोजेक्ट करते हैं, तो वहां पर हमें जो है वास्तविक वातावरण मिलता है जहां पर हम वो कार्य करते हैं, इसलिए हमारा अनुभव भी जो है व्यवहारिक होता है, ना कि सैद्धांतिक, क्योंकि हम स्वयं वहां पर जाकर उस कार्य को पूरा करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट उसकी योग्यता का परीक्षण करता है। जहां पर भी जिस जगह पर जाकर हम योजना को करते हैं या परियोजना को करते हैं पूर्ण, वहां पर उससे हमारी योग्यता का भी पता चलता है। जितनी ज्यादा हमें सफलता मिलती है या असफलता मिलती है उससे हमारे योग्यता का भी परीक्षण होता है। इसके बाद है समय प्रबंधन कौशल विकसित करता है, अर्थात परियोजना के माध्यम से हमें जो है समय का प्रबंधन करना जो है आ जाता है, या हमारे अंदर वो वाली कुशलता विकसित हो जाती है। इस तरह से परियोजना कार्य हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद अगला हम देखेंगे कि परियोजना के गुण, इसके मेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट, ऐसे कौन कौन से गुण हैं जिनके कारण परियोजना कार्य का इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुण के रूप में तो ज्ञान का स्थायित्व। चूंकि हम परियोजना उस वास्तविक परिस्थिति में चाहे सामाजिक परिस्थिति में हो हम वहां जाकर स्वयं करते हैं, इसलिए हमारा जो ज्ञान होता है वो स्थायी होता है, ना कि किताबी ज्ञान, क्योंकि हम वास्तविक परिस्थितियों से जो है अवगत होते हैं और ये ज्ञान जो है हमारे मस्तिष्क में हमेशा के लिए स्थायी हो जाता है। और दूसरा जो है इसका मेरिट वो है सामाजिक गुणों का विकास। चूंकि हम पहले भी कह चुके हैं कि परियोजना कार्य जो है सामूहिक रूप में या ये जो होता है ग्रुप में किया जाता है, और साथ में ही हम सामाजिक परिस्थितियों में करते हैं इस कार्य को जहां पर हमें अनेक लोगों का दूसरे का सहयोग मिलता है, इसलिए हमें हमारे अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो सोशल होता है, सामाजिक क्वालिटी हमारे अंदर आती है। इसीलिए जो है परियोजना और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, हम एक दूसरे को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। फिर इसके बाद में आती है स्वतंत्रता। परियोजना कार्य में जो होता है स्वतंत्रता का गुण होता है, क्योंकि चूंकि परियोजना कार्य जो है हम स्वयं हमारे ऊपर छोड़ दिया जाता है और हम स्वतंत्र रूप से जो है अपने कार्य को करते हैं। जब हमें किसी कार्य के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है तो हो सकता है वो कार्य जो है बिना किसी हस्तक्षेप से ज्यादा अच्छा या बेहतर तरीके से हम उसको कर पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है श्रम को महत्व। परियोजना कार्य के माध्यम से जो है बच्चों में हम श्रम के महत्व को देख सकते हैं, है ना, क्योंकि जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें किसी न किसी प्रकार से श्रम की आवश्यकता होती है, और श्रम के महत्व को हम तभी समझ सकते हैं जब हम किसी कार्य को बेहतर तरीके से करने के लिए परिश्रम करते हैं, और इससे हमें अपने साथ साथ दूसरों के श्रम के महत्व भी समझ में आता है।
फिर इसके बाद में आता है वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार। चूंकि हम वास्तविक परिस्थितियों में जाकर उस कार्य को करते हैं, इसलिए जो परियोजना है वो वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार हो सकता है। कुछ कुछ स्थितियों के अनुसार हमें भी जो है परिवर्तित होना पड़ता है या उस स्थिति के अनुसार सामंजस्य करना पड़ता है। इसलिए हम वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार ही ढल जाते हैं। जहां पर जैसा वातावरण है उसी के अनुसार हम इस चीज को जो है जानने की कोशिश करते हैं। इसके बाद में आता है स्वाध्याय को प्रोत्साहन। नेक्स्ट, स्वाध्याय को प्रोत्साहन का अर्थ है यहाँ पर कि यदि हम जब परियोजना कार्य करते हैं तो उसमें हम अपने खुद की मेहनत करते हैं, खुद का हर चीज का अध्ययन करते हैं, अपनी आंखों से उस चीज को देखते हैं, समझते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। तो अपने आप हमारा जो अध्ययन होता है वो स्वयं होता है। इसके बाद आता है उत्तरदायित्व की भावना का विकास। चूंकि प्रोजेक्ट कार्य जो होता है या परियोजना कार्य वो जो है हमारे ऊपर छोड़ दिया जाता है, और जब हमारे ऊपर कोई कार्य छोड़ दिया जाता है तो हमारे अंदर एक उत्तरदायित्व की भावना आ जाती है, विकसित होती है, और इस भावना के कारण हम ये समझते हैं कि वो कार्य हम ज्यादा बेहतर तरीके से करें और अपनी जिम्मेदारी समझकर हम उस कार्य को बेहतर तरीके से करना चालू कर देते हैं। फिर के बाद जैसे कि हम कहते हैं कि हर चीज के सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे ही परियोजना कार्य में भी हम देखेंगे कि कुछ सीमाएं भी है, अर्थात इसकी डिमेरिट्स होती हैं। तो लिमिटेशन जो होती है ये भी हमारे प्रोजेक्ट में हमें देखने को मिलती है। जैसे यदि हम देखें सबसे पहले इसकी जो है सीमा, तो इसमें है ये सबसे ज्यादा खर्चीली विधि मानी गई है, क्योंकि प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए हमें एक तो सबसे पहले समय की अधिक आवश्यकता होती है, समय अवधि ज्यादा लगती है, और स्वाभाविक है कि यदि हमें जब भी कोई कार्य ऐसा करना है तो हो सकता है उसके लिए हमें विद्यालय के बाहर भी जाना पड़े, और जब बाहर या उस परिस्थिति में जाना है या सामाजिक कोई परिस्थिति में जाकर उस कार्य को पूर्ण करना है तो उसके लिए हमें परिवहन की सुविधा होगी, या बाहर जाना है तो वहाँ और अधिक खर्च जो है वहन करना पड़ सकता है। इसलिए इसको जो है थोड़ी सी खर्चीली भी, एक्सपेंसिव मेथड भी या माना जा सकता है। इसके बाद में अत्यधिक समय की खपत, चूंकि परियोजना करने में जो है बहुत टाइम लगता है, क्योंकि एक दिन में ये कार्य पूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए इसमें समय अधिक चाहिए होता है। इसके बाद में पाठ्यक्रम को पूर्ण करना इसमें संभव नहीं है, क्योंकि हर टॉपिक को हम यदि देखें कि परियोजना के माध्यम से यदि पूरा करें तो करना संभव नहीं हो पाता है। कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है या जिनको हम वास्तविक परिस्थिति में ही पूर्ण करें तो वो बेहतर होंगे, तब हम टॉपिकों को लेकर जो है कर सकते हैं, लेकिन हर पाठ्यक्रम को पूरी तरह से हम प्रोजेक्ट पर डाल दें तो ये संभव नहीं है। इसके बाद में सभी प्रकरण के लिए उपयुक्त नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे प्रकरण होते हैं जिनको हम सिर्फ इस मेथड से या इस प्रोजेक्ट के माध्यम से पूरे करें, लेकिन हर प्रकरण जो होता है वो इसके लिए उपयुक्त नहीं होता है। साथ में ही उच्च कक्षाओं, बड़ी कक्षाओं के लिए जो है परियोजना या जो कार्य होता है वो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहाँ बच्चों को थोड़ा सा हम गाइडलाइन दे देते हैं और बच्चे अपने हिसाब से उस चीज को कर लेते हैं। लेकिन यदि हम छोटी कक्षाओं में इस चीज को सोचें तो उसके लिए हमें पूरे समय बच्चों के साथ उनकी सहायता करनी और साथ में रहना पड़ेगा। फिर ये एक और है कि यदि हम जब विद्यालय में इस कार्य या परियोजना कार्य को करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट वर्क देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो है अवधि या समय होना जरूरी है, क्योंकि समय सीमा होती है, समय अवधि निश्चित होती है, और हमारा जो पाठ्यक्रम या करिकुलम होता है वो भी जो है निश्चित अवधि में पूरा करना होता है। इसीलिए यदि विद्यालय की समय सारणी के में जो है हम इन कार्यों के लिए भी यदि अब टाइम टेबल में स्थान रखें तो बेहतर होगा, है ना, या अन्यथा इस कार्य को करना थोड़ा सा जो है मुश्किल होता है। इसके अलावा नकल की संभावना भी इसमें रहती है। यदि हम इसमें सीमा के अंदर देखें तो नकल की संभावना इसलिए होती है क्योंकि यदि कई बार ये होता है कि हम प्रोजेक्ट वर्क दे देते हैं और बच्चे हो सकता है पहले ने जिसने किया होगा उसी की नकल वो छाप देते हैं, तो थोड़ी सी ये वाली भी इसमें संभावना हो सकती है। इसके बाद होता है कि गंभीरता का अभाव, और यदि प्रोजेक्ट वर्क हर व्यक्ति जो है एक गंभीरता से नहीं करता है ना, वो हर जो है एकदम
इजी वे में ले लेता है और वो सोचता है कि हाँ ठीक है मैं कर लूंगा या देख लूंगा, या किसी से भी अपने आंकड़े या जानकारी ले लेता है, उसको पूरा करके जमा कर देता है। तो थोड़ी सी ये कुछ इसमें जो है इसकी सीमाएं हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा अब यदि हम इस योजना, चूंकि हमें एक प्रयोजना या योजना जो है महत्वपूर्ण इसको मानी गई है और आज की हमारी शिक्षण पद्धति में इसको बहुत अधिक जो है स्थान भी मिला है, तो यदि हम कुछ जब इसको करना ही है तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ इसके जो भी उपाय हैं उन उपायों को करना चाहिए पूरा, जिससे कि हम अपनी योजना को प्रभावशाली ढंग से अपना सकें। इसके लिए सबसे पहले यदि हम प्रभावी उपाय देखें तो शिक्षक के द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट कार्य बच्चों को करने के लिए देते हैं तो उसकी गाइडलाइन जरूर बच्चों को दिए जाए, है ना। साथ में जो भी उनको कोई समस्या आ रही है तो समस्या का निदान करें, या उनको जो भी जो है चाहिए होती है गाइडलाइन वो दी जाए। उसके बाद में समय सारणी में स्थान, क्योंकि विद्यालय का टाइम टेबल निश्चित होता है, वहां पर पीरियड्स निश्चित होते हैं और प्रोजेक्ट वर्क के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है, और क्या करते हैं शिक्षक भी जो है बच्चों को दे देते हैं और पूरे समय जो है उनके पेरेंट्स उस कार्य को पूरा करने में लगे रहते हैं। वही कार्य के लिए यदि हम समय सारणी जब स्कूल का टाइम टेबल बनाते हैं तो उसके लिए भी उसमें हमें टाइम टेबल में स्थान मिलना चाहिए। इसके अलावा उपलब्ध संसाधनों पर प्रयोग, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट कार्य का चुनाव करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें उस प्रोजेक्ट कार्य को जो भी उपलब्ध संसाधन है उसमें पूरा किया जाए, इस चीज का ध्यान रखना। हम कई ऐसे प्रोजेक्ट को चुन लेते हैं जिनके संसाधन हमें हमारे पास उपलब्ध नहीं होते, तो ऐसे में हमें बाद में परेशानी होती है, या हो सकता है कि उन कार्यों को हम अधूरा ही छोड़ दें। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए परियोजना कार्य जो है हमारे जो है पास में जितने भी संसाधन उपलब्ध रिसोर्सेज उपलब्ध होते हैं उन्हीं रिसोर्सेज के आधार पर हम उसको पूरा कर पाए। फिर इसके अलावा है कि परियोजना का निष्पक्ष मूल्यांकन। कई बार क्या होता है कि परियोजनाएं बच्चे लोग जो है अपना प्रोजेक्ट तैयार करके लाते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से उसका जो मूल्यांकन इवैल्यूएशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। वो बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो कि कई बार जो है कि हम जिसको ज्यादा पसंद करते हैं या जिस तरह का हमारे बताए हुए अनुसार वो बनाए रहते तो हम उनके पक्ष में या उनको ही ज्यादा अच्छा बता देते हैं। तो कभी भी जब भी है उसकी सारी चीजों को देखने के बाद में है उसका निष्पक्ष रूप से जो है उनका मूल्यांकन करना चाहिए, तभी जो है हमारा प्रोजेक्ट जो है प्रभावशाली हो सकता है। फिर इसके अलावा एक और कार्य कर सकते हैं कि दत्त कार्य के रूप में हम जो देते हैं असाइनमेंट वगैरह के रूप में, या छुट्टियों के समय जो है उनका अवकाश के समय ऐसे छोटे मोटे प्रोजेक्ट कार्य के रूप में हम उनको करवा सकते हैं, जबकि पढ़ाई का समय नहीं होता है। फिर इसके अलावा हम नकल को रोक सकते हैं। नकल को रोकने का तात्पर्य है कि ऐसी चीज जो कि पहली ही पुरानी चीजों की कॉपी की जाती है उस पर हमें रोक स्टॉप लगता है। हमें देखना चाहिए कि बच्चे थोड़ा ना थोड़ा कुछ हमेशा हमें चेंज करते रहना चाहिए। यदि हम वही चीज के वही तुरंत वही कभी हमेशा देते रहेंगे तो बच्चे निश्चित रूप से क्या करेंगे, उसी चीज की कॉपी कर लेंगे और हमें लाके जमा कर देंगे। इसके अलावा है कि आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन। किसी भी प्रोजेक्ट कार्य कोई भी कार्य किया जाता है या प्रोजेक्ट तैयार होता है तो उसका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही तरह से इवोल्यूशन होना चाहिए, है ना। केवल हम सोचते हैं कि हाँ बाहर से बहुत सुंदर दिख रहा है और वो बहुत अच्छा है, तो ये नहीं होना चाहिए, है ना। बल्कि उसमें क्या क्वालिटी है, क्या उससे सीखने को मिला है, किस तरह की उसमें कुशलता आई है, ये सारी चीज जो है हमें देखना चाहिए, तभी उसका हम सही तरीके से मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे योजना कार्य वास्तव में तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और परियोजना जो है हम सभी के द्वारा किए जाने चाहिए। स्कूल में भी हम परियोजना कार्य बच्चों के, जैसे अभी हमारे 3rd सेमेस्टर में बच्चे जा रहे हैं, हम वहां पर भी अपने जो प्रशिक्षणार्थी है बीएड वगैरह के इन लोगों को बोल सकते हैं कि बच्चों के द्वारा आप परियोजना कार्य या प्रोजेक्ट वर्क उनको भी दिया करें। वहां पर उनको छोटे छोटे जो है काम करने के लिए किसी प्रकार के छोटे छोटे जो है या तो पेपर से है या आसपास के वातावरण से संबंधित है, इन्हें बहुत सारी छोटी चीजें हम बच्चों को दे सकते हैं जिनके माध्यम से वो क्या कर सकते हैं प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। या जैसे पर्यावरण से संबंधित कार्य हैं उन कार्यों को करवा सकते हैं, तो उनके आसपास के वातावरण से संबंधित जो है कक्षा से 6 से 8 तक के जो बच्चे होते हैं वो पर्यावरण से संबंधित
जो है प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं, या जो है शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित, है ना, विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती है उनसे संबंधित प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो इस तरह से कि बीमारी के कारण क्या है या उन्हें हम किस तरह से रोक सकते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से हम उनको प्रोजेक्ट बनाने के लिए कह सकते हैं। वैसे देखा जाए तो प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य जो है क्यों है, प्रोजेक्ट कार्य के माध्यम से जो है बच्चे विभिन्न प्रकार की चीजें सीखते हैं, उनमें कुशलता ज्ञान का विकास होता है। हम देखेंगे कि आज के जो हमारी नई शिक्षा नीति है 2020, उसमें भी जो है प्रोजेक्ट कार्य परियोजना कार्य को सीख कर करना, है ना, या कहेंगे कि प्रैक्टिकली करने पर ज्यादा जोर दिया गया है, ना कि सैद्धांतिक सिर्फ बुक को रटाने या पढ़ने पर, है ना। तो इसमें भी कहा गया है कि हर चीज को आप कैसे करेंगे, बच्चों को प्रैक्टिकली उनको अनुभव कराकर सिखाना है, उनमें कुशलता लानी है, इस चीज पर ज्यादा बल दिया गया है। तो वास्तव में जैसे अभी हमारे जो है बीएड के कोर्स में भी देखेंगे आपकी हमारे यहाँ पर एक नई तालीम करके एक सब्जेक्ट ऐड हुआ है, उसमें भी यही बातें बताई गई है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, प्रैक्टिकली करवाएंगे, उनको इस तरह के कार्य दीजिए ताकि बच्चे, चाहे वो खेल के माध्यम से हो चाहे कोई एक्टिविटी के माध्यम से हो, है ना, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से बच्चे सीखें और अनुभव करें, और अनुभव करने के बाद में जो है बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं परियोजना कार्य पूरा कर सकते हैं। हम कॉलेज स्तर पर भी जो है बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट कार्य करवा सकते हैं। अभी हाल ही में जो है हमारे रॉयल कॉलेज में भी जो है बच्चों के द्वारा ऐसे प्रोजेक्ट के रूप में कार्य करवाए गए हैं। जैसे छोटे मोटे हम अपने आसपास के कार्यों को लेकर भी जो है प्रोजेक्ट तैयार करवा सकते हैं। मैं बताना चाहूंगी कि हमारे रॉयल कॉलेज में भी जो है बच्चों के द्वारा कुछ प्रोजेक्ट कार्य करवाए थे, जैसे कि हमारे बच्चों के द्वारा जो किए थे उसमें एक जो करवाया था वो है उत्पीड़ित जो महिलाएं होती है उनकी समस्याओं को लेकर जो है परियोजना कार्य तैयार करवाया गया था। इसके लिए हम हमारे कॉलेज की तरफ से बच्चों को लेकर हम लोग सिंगदई ग्राम, है ना, आप लोग ने भी सुने होंगे, उस ग्राम में गए थे, और वहां पर जो है जो उत्पीड़ित महिलाएं थी उनकी समस्याओं को देखकर उस पर एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। उसमें उन महिलाओं की समस्याओं को देखा गया, उसके पीछे कारण क्या है, जैसे बहुत सारे कारण देखे, है ना, जैसे घरेलू हिंसा थी, कुछ लिंग भेद के कारण थी, अशिक्षित थी, या हो सकता है अंधविश्वास और रूढ़िवादी भी वहां पाए गए थे। तो इन